पॉइंट पे चलते हैं फटाफट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। तो फ्रॉड का मीनिंग समझ लिया, उसके डेफिनेशन समझ लिया। डेफिनेशन कितनी थी, 2 स्लाइड्स जो अभी कंप्लीट की वो पूरी डेफिनेशन की थी। अब हम उसके एसेंशियल एलिमेंट्स समझते हैं। अभी जो 5 पॉइंट मैंने आपसे चर्चा की उसमें से काफी पॉइंट अभी जो हमने चर्चा की बेसिकली डेफिनेशन की ओवरऑल, उसके हिसाब से इसके एसेंशियल्स बन रहे हैं। डेफिनेशन जहां से स्टार्ट हो रहा था ना फ्रेंड्स, वहीं से पहला पॉइंट बनता है। मैंने आपको पहले जब डेफिनेशन स्टार्ट हुई तभी पूछा हु कैन कमिट फ्रॉड, बस उसी के ऊपर पहला पॉइंट है। कमिटिंग फ्रॉड बाय पार्टी और एजेंट। फ्रॉड कौन करता है? तो फ्रॉड करने वाला बंदा आपको मैंने पहले ही बताया, प्रॉमिसर हो सकता है या उसका एजेंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर नहीं हो सकता है। इतना याद रखना है सिंपल वर्ड्स में। द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट। यहाँ प्रॉमिसर होगा या उसका एजेंट होगा। द फ्रॉड में द फ्रॉड बाय अ थर्ड पार्टी यानी स्ट्रेंजर शब्द यूज किया जाता है, अजनबी, ग्राहित पक्षकार गुजराती में। टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ, यानी थर्ड पार्टी ने कोई स्टेटमेंट किया, आपको रॉन्गफुल विलफुल रॉन्ग स्टेटमेंट आपके सामने रखता है और उसके बेसिस पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट, स्ट्रेंजर का स्टेटमेंट है। प्रॉमिसर यानी कंपनी के एजेंट का या कंपनी का स्टेटमेंट नहीं है। प्रॉमिसर का या प्रॉमिसर के एजेंट का स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बाहर वाले का स्टेटमेंट है। बाहर वाले के स्टेटमेंट के हिसाब से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड नहीं बता सकते, मान नहीं सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फॉर इंस्टेंस, आरजे वॉज इंड्यूस टू बाई शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अ रॉन्ग स्टेटमेंट मेड बाई विजय। आरजे नाम का बंदा जो है उसे इंड्यूस किया जाता है, कन्विंस किया जाता है टू बाय द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अ रॉन्ग स्टेटमेंट मेड बाय विजय। विजय नाम के प्राणी ने आरजे के सामने कुछ एक स्टेटमेंट किया, वो स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक निवेदन की जो खोटू है, और इस रॉन्ग स्टेटमेंट के बेसिस पे आरजे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कंपनी के कुछ शेयर्स परचेस कर लिए। अब विजय, जो विजय नाम का बंदा है, विजय वाज नाइदर द डायरेक्टर नॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। विजय जो है वो थर्ड पार्टी है, वो स्ट्रेंजर है, ही वाज अ स्ट्रेंजर, तो वो कोई कंपनी का आदमी नहीं है। जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उस कंपनी का आदमी नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कंपनी का एजेंट भी नहीं है, और थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने ट्रांजेक्शन किया। हैंस तो इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हिसाब किताब हो सकता है? हैंस आरजे कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, as the wrong statement was made by a stranger to the contract and not by the company or its agent। यहाँ जो स्टेटमेंट बोला गया है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेंजर यानी थर्ड पार्टी ने स्टेटमेंट बोला है। थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आपको अगर कोई नुकसान होता है तो आप उसके लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जो कुछ हुआ है वो आपको बेयर करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। अगर कंपनी के आदमी ने, ऑथोराइज पर्सन ने ऐसा स्टेटमेंट बोला होता, देन वी हैव अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट। So, if the stranger, if you enter into a contract on the basis of the statement spoken by a stranger, such contract you cannot avoid such contract on the ground of, on the reason of, on the cause of fraud, because this statement, wrong statement is not made by the authorized person। कंपनी ने ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बोला है, यानी कि प्रॉमिसर ने ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं बोला है, ना ही उसके एजेंट, एजेंट यानी डायरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला। अगर ये इन्होंने ऐसा रॉन्ग स्टेटमेंट, डायरेक्टर या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने रॉन्ग स्टेटमेंट, कंपनी या डायरेक्टर ने रॉन्ग स्टेटमेंट बोला होता, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं जो आखिरी 2 लाइन में बोला गया है। बट इफ द रॉन्ग स्टेटमेंट हैड बीन मेड बाय एन ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द कंपनी, आरजे कुड हैव अवॉइडेड द कॉन्ट्रैक्ट। इजी है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। एन इंटेंशन टू डिसीव अदर। બીજા પક્ષકારને છેતરવાનો પ્રયાસ અથવા છેતરવાનો ઈરાદો હોવો જોઈએ। ऑब्जेक्टिव क्या है? वाई ए पर्सन मेक्स और कमिट फ्रॉड? एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं तो हमेशा कहता हूं, देयर इज ऑलवेज अ वन मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिटिंग फ्रॉड, दैट इज एन इंटेंशन टू डिसीव अदर पर्सन। सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। इट मस्ट बी कमिटेड विथ एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। एग्जाम्पल लेते हैं, मजा आएगा। ये एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स सेल्फ क्रिएटेड एग्जाम्पल्स हैं। फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल,
फॉर इलस्ट्रेशन भी हम यहाँ पे शब्द यूज कर सकते हैं। ए के इंटेंडिंग टू डिसीव, वी के, ए के इंटेंडिंग टू डिसीव, वी के मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आप जब एग्जाम्पल लिख रहे हो, आप कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं उस पर भी फोकस करना। यहाँ कैसे शब्द यूज किए गए हैं, ए के पूरे इरादे के साथ रिसीव करने की कोशिश कर रहा है और झूठ बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है। सो ए के इंटेंडिंग टू डिसीव, वी के मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अंडरलाइन भी किया है आपके लिए। जब आप एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हो तो ओपनिंग वर्ड्स क्या होने चाहिए? ખોટું નિવેદન शब्द લખેલું હોવું જોઈએ, रॉन्ग स्टेटमेंट अंदर आना चाहिए, डिसीव का इंटेंशन होना चाहिए, उस डिसीव के इंटेंशन से फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है, इस तरीके से अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करना चाहिए। ए के इंटेंडिंग टू डिसीव, वी के मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट टू हिम दैट 4,000 units are manufactured every week in his factory, though AK is aware that only 3,000 units are produced every week। देखिए क्या हो रहा है। ए के नाम का जो बंदा है, उसकी एक फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसे अच्छे से पता है कि उसकी फैक्ट्री के अंदर, अच्छे से पता ही इज अवेयर, पता है कि उसकी फैक्ट्री में हर हफ्ते, एवरी वीक 3,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। लेकिन वो वीके से क्या कहता है, प्रोमिसी से क्या कह रहा है, जिसके साथ फ्रॉड करना है उस बंदे से क्या कह रहा है कि हर हफ्ते 4,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग, यानी फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है और उसका इंटेंशन डिसीव करने का है। जानी जोईने बोलेલું ખોટું નિવેદન છે एक रीते। सो वीके इज इंड्यूस्ड टू परचेज द फैक्ट्री। यहाँ पे वीके कन्विंस हो जाता है, ही इज अफेक्टेड टू परचेज द फैक्ट्री, कन्विंस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, तो वो फैक्ट्री परचेस कर लेता है। हियर वीकेस कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। यहाँ जो वीके का कंसेंट लिया गया है, इसकी जो बुनियाद है वो गलत है। एक तो झूठ बोला है, जानबूझ के बोला हुआ झूठ है, और उसमें उसका इंटेंशन क्या है, टू डिसीव वीके। अगर इस तरीके से हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, पहली चीज। और जो कंसेंट लिया गया है सर, इट इज अफेक्टेड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आ रही है, तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर आता है एन इंटेंशनल रॉन्ग स्टेट रिप्रेजेंटेशन, या स्टेटमेंट कह सकते हैं। वहाँ डिसीव करने का पॉइंट था दूसरे में, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट, जानबूझ के बोला गया रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी इसका एक एलिमेंट बनता है। सिर्फ डिसीव करने का इंटेंशन काफी नहीं है, डिसीव करने के इंटेंशन के साथ साथ उसने जो स्टेटमेंट बोला है वो जानबूझ के बोला गया झूठ होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं वहां फ्रॉड हुआ है। टू कमिट फ्रॉड देयर मस्ट बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट। रिप्रेजेंटेशन का दोस्तों दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट। रिप्रेजेंटेशन शब्द आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। एन इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं सरल शब्दों में लिखना हो तो, पर रिप्रेजेंटेशन शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको वहां पे प्रेफर किया है, मैंने स्टेटमेंट को ब्रैकेट में रखा। देयर मस्ट बी अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड द पार्टी मेकिंग रिप्रेजेंटेशन नोज दैट इट इज फॉल्स। जानबूझ के बोला हुआ झूठ होना चाहिए, जो बंदा बोल रहा है यानी कि स्टेटमेंट कर रहा है, उसे अच्छे से पता, ही नोज दैट वेरी वेल दैट द स्टेटमेंट स्पोकन बाय हिम, मेड बाय हिम, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो कुछ वो कह रहा है गलत कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गीता वाइल सेलिंग हिज सेंट्रो कार टू बबीता, गीता बबीता हमारी छोरी छोरों से कम है के। सो गीता वाइल सेलिंग हर सेंट्रो कार टू बबीता सेज दैट इट इज अ ब्रांड न्यू एंड अनयूज्ड, knowing very well that it is used one. Gita's statement amounts to fraud and the contract is voidable. गीता अपनी सेंट्रो कार बेचने की ऑफर रख रही है और बबीता से कह रही है कि ये ब्रांड न्यू है, मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, इट इज अनयूज्ड, जबकि उसे अच्छे से पता ही नोस वेरी वेल दैट इट इज यूज्ड वन। यानी जानबूझ के बोला गया झूठ है, गीता ने झूठ बोला है, इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट है गीता का, अमाउंट्स टू फ्रॉड एंड इट इज ऑल्सो वॉइडेबल। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, जानबूझ के आप हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हो, आप सारे के सारे मेजर्स ले लेते हो। व्हेन द पार्टी टेक्स ऑल द मेजर्स टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग टू द अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट एंड अमाउंट्स टू फ्रॉड। जानबूझ के बोला गया झूठ है आपका ये, आप पूरी कोशिश करते हो कि जो झूठ आपने बोला है वो उसको हम छुपाएं, प्रिवेंट करें, पूरी कोशिश करेंगे सामने वाले के साथ,
जो सामने वाला बंदा है उसे चीट करना है, फ्रॉड करना है उसके साथ, तो उसको ये सत्य पता नहीं चलना चाहिए और उसको आप छुपाने की पूरी कोशिश करते हो। जैसे एक मूर्ति बेचनी हो और वो मूर्ति में थोड़ा क्रैक हो गया हो या मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे, फिर आपने उस मूर्ति को जॉइंट किया और सामने वाले के बेचने की ऑफर रख दी कि भाई ये मूर्ति मुझे बेचनी है, इतने रुपए में बेचनी, मान लीजिए कि 1000 रुपीज में ये छोटी-सी मूर्ति मुझे बेचनी है। अब सामने वाला जब ये मूर्ति देखता है तब वो शायद हो सकता है कि उसका ध्यान ना गया हो, उसका ध्यान ना जाए, आपने सारे मेजर्स ले लिया, आपने उसको अच्छे से मूर्ति देखने भी नहीं दिया हो सकता है ऐसा। तो सामने वाले को आपने वो चीज़ बेच दी, तो हकीकत को आपने पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश की। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है ऐसा माना जाता है। यानी आपको हकीकत पता है, आपने एक्टिव कंसीलमेंट की है। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैंने आपको आगे भी दिया है, बंदा मैरिड है फिर भी कहता है अनमैरिड है, वो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। उसको छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल घोड़े के ऊपर रखा है। घोड़े का अगर पाँव थोड़ा-सा क्रैक्ड है, उसका हूफ क्रैक्ड है, तो वो एक बंदा उसको छुपाने की पूरी कोशिश करता है, वहाँ वो कुछ फिलिंग कर देता है उस क्रैक में, जिससे पता ना चले सामने वाले को, इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवील, सामने वाले को पता ना चले कि ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है लेग्स में हॉर्स के, तो थोड़ा डिफेक्ट है उसके अंदर, वो पता ना चले। सो द डिफेक्ट वाज़ सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड बाय एसके। बाद में पता चलता है एसके को, जब वो परचेज़ कर लेता है, बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो इस सिचुएशन में ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कैंसल करवा सकता है, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि फ्रॉड हुआ है। द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी। The act committed with an intention to deceive must have actually deceived. The party must have depended on it to provide his consent. यहाँ एक बहुत ही बढ़िया मैक्सिम है, a deceit which does not deceive is not fraud. A deceit which does not deceive is not fraud. शायद ये मैक्सिम के हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। तो मैक्सिम का मीनिंग क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? दैट इज एन अटेम्प्ट टू डिसीव द अदर पार्टी बाय व्हिच द अदर पार्टी इज नॉट एक्चुअली डिसीव्ड इज नॉट फ्रॉड। देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं, इज नॉट फ्रॉड, इज नॉट फ्रॉड, ऐसा शब्द लास्ट में यूज किया गया है। यानी अगर ऐसा हुआ तो इसे फ्रॉड नहीं माना चाहिए। ऐसा हुआ यानी क्या हुआ ऐसा कि इसे फ्रॉड नहीं माना जाएगा? जब तक सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि उसे डिसीव किया गया है, वहाँ फ्रॉड नहीं हुआ है, सिंपल है। अ डिसीट व्हिच डज़ नॉट डिसीव इज़ नॉट फ्रॉड। आप किसी से फ्रॉड करना चाह रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से फ्रॉड करना चाह रहा है, लेकिन मिस्टर वाई को पता ही नहीं कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अ डिसीट व्हिच डज़ नॉट डिसीव इज़ नॉट फ्रॉड। आप सामने वाले को डिसीव करना चाहते हैं, उसको उल्लू बनाना चाहते हैं, उसके साथ चीट करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसके साथ चीटिंग हुआ है, वो डिसीव हुआ है। એને ખબર જ નથી કે उल्लू बन्यो છે, उसे पता ही नहीं कि उल्लू बना है। अब उसको पता भी तो चलना चाहिए ना, उल्लू बनाया, उसको किसी ने उल्लू बनाया है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसे पता भी तो चलना चाहिए। जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ इस तरीके से घटना हुई है, तो वो फ्रॉड ही नहीं है। सो फ्रॉड का एक एसेंशियल एलिमेंट ये भी है, द फ्रॉड मस्ट हैव एक्चुअली डिसीव्ड द अदर पार्टी, બીજી વ્યક્તિ છેતરાવી જોઈએ, જ્યાં સુધી ને છેતરાય જ નહીં હોય ત્યાં દગો થયો જ નથી. So the person must have been cheated, deceived, actually deceived, then only we can say that the fraud is committed. मान लीजिए अभी जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया, पॉइंट नंबर 4 में जो एग्जांपल दिया एक्टिव कंसीलमेंट, उसके अंदर मैंने अभी आपसे चर्चा की, मूर्ति टूट गई थी, फिर उस मूर्ति को उसने जॉइंट किया फेविक्विक से या एरालाइट से, उसको जॉइंट करके सामने वाले को बेच दिया। जब बेचा तब उसने रिकवर नहीं किया कि उसके साथ उसने सामने वाले यानी एक्स ने वाई को डिसीव किया, तब नहीं पता चला। लेकिन घर पे मूर्ति ले गए, थोड़े दिनों बाद मूर्ति को ध्यान से देखा हो, नजदीक से अच्छे से देखा हो, तब रिकवर हुआ, तब पता चला कि ये मूर्ति तो टूटी हुई है, डिफेक्टिव है और सामने वाले ने मुझे डिसीव किया है। जैसे उसको ये पता चलता है कि वो डिसीव हुआ है, उस वक़्त आप आप कह सकते हैं उस वक़्त आप कह सकते हैं कि
मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जब तक आप डिसीव नहीं हुए, आपको पता ही नहीं है दैट यू आर एक्चुअली डिसीव्ड बाय द अदर पर्सन, इट इज नॉट फ्रॉड। તો તમને ખબર પણ પડવી જોઈએ કે તમારી સાથે ચીટિંગ થઈ છે, ફ્રોડ થયું છે, તો જ એ ફ્રોડ ગણાશે, તો જ આપણે લીગલ એક્શન લઈ શકશું। सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको पता चला हो कि आप डिसीव हुए हैं, साथ साथ में आपको कुछ ना कुछ नुकसान भी हुआ होना चाहिए। सिर्फ डिसीव होना, भाई મને છેતર્યો છે બસ એટલું મને ખબર પડી કે મન છેતર્યા પછી મને કંઈક નુકસાન થયું હોવું જોઈએ, समथिंग शुड आई हैव सफर्ड एज लॉस और डैमेज, ऐसा होना चाहिए, ऐसी भी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आप अदालत जाने की बात करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बात करोगे, कॉम्पेंसेशन मांगोगे, ऐसे ही थोड़ी ना मांगने बैठ जाओगे। सो द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड लॉस, सामने वाले को कुछ नुकसान हुआ होगा तो ही वो ऐसा फ्रॉड है ऐसा मान सकेगा। इट इज अ कॉमन रूल दैट देयर इज नो फ्रॉड विथआउट डैमेज, मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए, देयर इज नो फ्रॉड विथआउट डैमेज, डैमेज के बिना फ्रॉड नहीं है। एंड देयर कैन बी नो डैमेज विथआउट एनी, जब तक आपको इंजरी नहीं होगा डैमेज नहीं होगा। तो तीन टुकड़ों में बांट दिया गया है। इफ देयर इज नो डैमेज देयर इज नो फ्रॉड, इफ देयर इज नो इंजरी देयर इज नो डैमेज। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ देयर इज नो डैमेज देयर इज नो फ्रॉड, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है तो वहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है ऐसा माना जा सकता है। देयर कैन बी नो डैमेज विदाउट एनी इंजरी, इफ देयर इज नो इंजरी देयर इज नो डैमेज। तो डैमेज आपको प्रूव करने के लिए इंजरी दिखाना पड़ेगा एक तरीके से। So to constitute a fraud, to consider a fraud, it is to treat a fraud, it is necessary that the other party has suffered damage or some injury, or you can say some loss of money is suffered by him actually। नुकसान हुआ है या कुछ हानि पहुंची है या लॉस ऑफ मनी हो सकता है, मॉनेटरी लॉस हो सकता है। तो यहाँ जब मैं डैमेज की बात कर रहा हूँ तो फीलिंग्स का भी डैमेज हुआ हो सकता है, फीलिंग्स के साथ भी इमोशनल अत्याचार भी हो सकता है, मीन्स किसी ने फीलिंग्स के साथ भी खेला हो, जैसे मैरिज करने का प्रॉमिस किया हो फिर उस प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया जाए, तो वहाँ फीलिंग्स का डैमेज हुआ है सर, भावनाओं के साथ खेला है बंदे ने, तो मॉनेटरी लॉस में नहीं कन्वर्ट होता है सर, यूँ समझ लीजिए। मॉनेटरी लॉस, कोई प्रॉपर्टी की बात हो तो वहाँ मॉनेटरी लॉस हो सकता है, वो कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन फीलिंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे, एक आंसू का 1 लाख कैसे कैलकुलेशन करेंगे, समझने वाला पॉइंट है। चलिए इफेक्ट्स क्या होगी, आखिरी स्लाइड पे चलते हैं, आखिरी पॉइंट पे चलते हैं आज के टॉपिक के। इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लीजिए कोई आपसे फ्रॉड करता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसा मानेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे। अगर ये घटना आपसे घटे, કોઈક આપણને છેતરે તો આપણે શું કરી શકીએ, આપણી પાસે કયા વિકલ્પો છે, what are the remedies available if somebody enters into a contract by inducing you and he enters into a contract with you with the help of fraud। क्या होगा इस सिचुएशन में, when consent to a contract is affected or it is induced by fraud, the contract is once again the contract is वही सिचुएशन है जो हमने पोर्शियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखी थी। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पहली सिचुएशन आपको क्या याद रखनी है, इसकी चर्चा भी एज पर सेक्शन 19 ही हो रही है, इसमें भी सेक्शन 19 ही एप्लीकेबल है। द कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा सर आपका, यूं समझ लीजिए जनरल पॉइंट है, सब में यही है, पहले 4 में यही है, पहले 4 फैक्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ सर, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्राइव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, अनफेयर हुआ है, उसे कहते हैं एग्राइव्ड पार्टी, और उसके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नीचे हमने जो लिखे हैं उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वो क्या कर सकता है, क्या उपाय है, क्या रेमेडीज है इस एग्राइव्ड पार्टी के पास। नंबर 1, ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट में जाना होगा, केस करना होगा और इसकी मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन ये सब काम रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी पुट इन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन, इफ द स्टेटमेंट मेड हैड बीन ट्रू। परफॉर्मेंस के लिए इंसिस्ट कर सकता है, वही पॉइंट है जो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस में देखा हुआ ही है, रिपीटेशन ही है, लेकिन लिखना कैसे हो वो इम्पोर्टेंट। इंसिस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस ए दूसरा अधिकार है एग्राइड पार्टी का, ये भी एक रेमेडी है।
कि वो परफॉर्मेंस के लिए दबाव डाल सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट कर सकता है, कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, इसने फ्रॉड करके मेरी प्रॉपर्टी ले ली है, तो मैं चाहता हूँ मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। इस तरीके से परफॉर्मेंस के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं, कोर्ट में जाके प्रूफ करना होगा फ्रॉड हुआ है। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरी सिचुएशन, तीसरा अधिकार क्या है, तीसरा उपाय क्या है? ही कैन शू फॉर डैमेजेस। शू का मतलब क्या है? वापिस कितने स्टूडेंट मुझे चैट बॉक्स में पूछते हैं, शू सर व्हाट इज शू? तो सर शू कुछ नहीं है, टू टेक लीगल एक्शन, केस करना अदालत में जाके। तो केस करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, साथ साथ में अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, साबित कर देते हैं कि आपको नुकसान हुआ है, तो आप डैमेज भी रिकवर कर सकते हैं। मीन्स डैमेज कौन से स्वरूप में रिकवर हो सकता है? एज ए कॉम्पेंसेशन ऑफ सच डैमेजेस कैन बी क्लेम। कॉम्पेंसेशन वर्तर, जो मुआवजा है, आप मुआवजा के लिए अपील कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल रखा है, मस्त एग्जाम्पल है, ये कवर करते हैं टॉपिक के अंदर। लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टी सफर्स सम इंजुरी, अ पार्टी सफर्स सम इंजुरी बिकॉज ऑफ द अनसाउंड हॉर्स, अनसाउंड माइंड हॉर्स। अब एक बंदा जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, मान लीजिए। हॉर्स राइडिंग करते वक्त जो घोड़ा है वो काबू में नहीं है, और उसका जो माइंड है इट इज अनसाउंड माइंड, मीन्स इनसेन घोड़ा है, अस्वस्थ मन वाला घोड़ा है। ગુજરાતીમાં કહેવાય મગજ ઠેકાણે નથી એવો ઘોડો છે। अब उस घोड़े पे अगर आप घोड़सवारी कर रहे हो, या वेज एंड वेन यू राइड ऑन सच हॉर्स हु इज नॉट मेंटली साउंड, ही इज एन इनसेन हॉर्स, और आप राइडिंग कर रहे हो, राइडिंग करते वक्त अगर आप घोड़े से गिर जाते हो और आपको इंजरी हुई है, आपको लगा है, चोट लगी है, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? इफ द फैक्ट ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स वाज नॉट डिस्क्लोज्ड डिस्पाइट इंक्वायरी, कॉम्पेंसेशन कैन बी डिमांडेड। आप ये कॉम्पेंसेशन कब क्लेम कर सकते हो? जब आप ये साबित करो कि आपको कुछ डैमेज हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, कुछ इंजरी हुई है। इंजरी के स्वरूप में आप डैमेज क्लेम करोगे एक तरीके से। इफ द फैक्ट ऑफ द अनसाउंड माइंड हॉर्स वाज नॉट डिस्क्लोज्ड, आपने पूछा भी हो शायद कि घोड़ा स्वस्थ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसी इंक्वायरी भी आपने की हो, फिर भी सामने वाले ने बोला अरे मस्त घोड़ा है, आप हॉर्स राइडिंग करके देख लीजिए, ऐसा हो तो बंदा ऐसा स्टेटमेंट करने के बाद अगर हॉर्स राइडिंग करता है, और हॉर्स राइडिंग करते वक्त अगर वो गिर जाता है, उसको चोट पहुंचती है, इंक्वायरी करने के बाद भी सामने वाले ने झूठ बोला हो, जानबूझ के इंटेंशनल रॉन्ग स्टेटमेंट हो इस तरीके का, तो वहां पे आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं। आपको इंजरी हुई, नुकसान हुआ, आप ये साबित कर दें, और साबित करने के बाद यू कैन क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन ऑल्सो, यू कैन डिमांड फॉर कॉम्पेंसेशन, और आपको अगर आप साबित कर देते हैं तो कॉम्पेंसेशन यू कैन अवेल, यू कैन रिसीव।